आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर MJ1 जो NEP का हमारा एकमात्र ऑनर्स पेपर है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन काल में कृषि एवं भूमि विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि एवं भूमि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। कृषि के क्षेत्र में मौसम की अनिश्चितताओं के होते हुए भी भूमि के समुचित प्रयोग किया जाता था। कृषि हेतु जल प्रबंधन, बांध निर्माण, नहरों के विकास आदि का कार्य भी किए जाते थे। इसका प्रमाण रुद्रादमन के जूनागढ़ वाले उत्कीर्ण लेखों में जलाशय का लगभग 8 शताब्दी का लंबा इतिहास दिया गया। इन प्रयत्नों के बाद भी देश में कभी कभी सूखा और अकाल का सामना करना पड़ जाता था, जो कभी कभी 12-12 वर्षों तक बने रहते थे। साहित्य में अकालों और अन्न के न्यायोचित वितरण के प्रबंधन का उल्लेख मिलते हैं, जिससे हमें एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अनुमान होता है। प्राचीन भारतीय साहित्यों में तथा उत्कीर्ण लेखों में भूमि का विभिन्न प्रकारों में विभाजन किए जाने का उल्लेख है। ये विभिन्न प्रकार थे, जैसे खेती के योग्य भूमि कृष्ट या क्षेत्र भूमि कहलाती थी, वहीं बंजर या खेती के अयोग्य भूमि अकृष्ट या उर्वर भूमि कहलाती थी। बोए जा चुके या पानी से भरे हुए खेत केदार कहलाते थे। वहीं पशुओं के चरने योग्य भूमि गोचर या विवाद कहलाते थे। कुछ अन्य पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख भी है जो किसी खास वनस्पति या फलों के लिए उपयुक्त भूमिका को तक है। जैसे उदाहरण के लिए केले के लिए षंड, अदरक हल्दी जैसे मूलों को बोने के लिए मूलवाप, गन्ने की खेती के लिए वात, ईंधन आदि प्राप्त करने के लिए वन। कृषक वर्ग में अच्छे खेतों अर्थात सुक्षेत्रीय की मांग बहुत थी। प्राचीन भारतीय साहित्यों में खेती की प्रक्रियाओं का बोने के लिए भूमि को तैयार करने से लेकर फसलों के पकने और कटने तक और उसके बाद अनाज के भंडार में रखने तक का पूर्ण वर्णन दिया किया गया है। उदाहरणार्थ मिलिंद पानो, जिसकी रचना ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में हुई थी, इसमें कृषि की समुची प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण है। उसमें वर्णित है कि कृषि भूमि के गड्ढों, डांगों और नालों से रहित करके समतल किया जाता था। घास फूस, कांटों और पत्थरों को हटाने के बाद कृषक भूमि को जोतता था। इसके बाद बुआई, सिंचाई, बाढ़ लगाना, रखवाली, तैयार फसलों की कटाई होती थी। इस प्रकार किसान बहुत सी उपज का स्वामी बन जाता था। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में रचित पतंजलि की रचना महाभाष्य में खेत में खड़े ठूठों को खुरपी से उखाड़कर फेंकने का वर्णन मिलता है। इस क्रिया को स्तंभन कहा जाता था। अपेक्षित हलों की संख्या, भूमि के स्वरूप और उसकी उर्वरता इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन सी फसल बोई जानी है। बोने के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी, इसका भी उल्लेख किया गया है। खेतों का वर्गीकरण प्रस्थिकम, द्रोणीकम और खारिकम इत्यादि के रूप में किया गया है, अर्थात उनमें बोने के लिए एक प्रस्थ, एक द्रोण या एक खारी वजन का बीज लगेगा। बड़े बड़े कृषि क्षेत्र अर्थात फर्मों का भी उल्लेख है, जिनमें 100 या 1000 खारी बीज बोया जाता था। बोने का काम शुभ दिन किया जाता था। बोए हुए खेतों में पानी नहरों द्वारा पहुंचाया जाता था। इन नहरों के कई नाम थे, जैसे कुल्या, प्रणाली, मटिका। वैदिक शब्द खनित्रम का अर्थ है कुएं से निकलने गए जल को खेतों में पहुंचाने के लिए बनाई गई कृत्रिम नालियां थीं। नदियों से भी सिंचाई होती थी। कभी कभी फसलों की विशेष किस्मों का नाम उन्हें सींचने वाली नदियों के नाम पर रखे जाते थे। जैसे दाविका नदी के निकट बोई गई धान की फसल का नाम उसके अनुसार ही रख दिया गया था। कलिंग के खारबिल और जूनागढ़ के रुद्रदमन के अभिलेखों में शताब्दियों पहले खोदी गई नहरों की मरम्मत करने का उल्लेख है। जूनागढ़ का बांध 700 वर्ष से भी अधिक समय तक बना रहा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में फसलों उगाने के लिए नहरों के निर्माण और सिंचाई वाली भूमि पर लगाए जाने वाले प्रभार का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार का निर्धारण सिंचाई की किस्म और विधि के अनुसार कम या अधिक होता था। हालांकि नदियाँ
झीलों, तालाबों और कुओं से सींचे जाने वाली जमीनों पर राज्य के कर की सामान्य उपज का 1/4 भाग होती थी। प्रतिहार काल में अर्थात 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख में सिंचाई के लिए रहट के प्रयोग का जिक्र है जो रोचक है। दक्षिण भारतीय उत्कीर्ण लेखों में सिंचाई के तालाबों को चिरवो या केरी कहलाते थे और उनकी मरम्मत आदि के लिए लोगों पर लगाए जाने वाले उपकर का भी उल्लेख है। सिंचाई की इन सुविधाओं से स्वभावतः अच्छी फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती थी। पक्षियों और जंगली पशुओं से खेत या क्षेत्र की अर्थात समूचे गांव की भूमि की रक्षा करने के लिए बाड़े और फंदे लगाए जाते थे और रखवाले रखे जाते थे। कुछ ग्रीक लेखकों द्वारा सामूहिक कृषि के भी उदाहरण दिए गए हैं। कृषि की अर्थव्यवस्था अच्छी वर्षा, जलवायु की अनुकूल दशाओं और सिंचाई की सुविधाओं पर निर्भर थी। इन घटकों से उपज बढ़ाने में सहायता मिलती थी। किसान कई प्रकार के अन्नों की फसलों और दालों, फल और सब्जियां बोते थे। इनमें कई प्रकार के चावल, गेहूं, जौ, मोटा अनाज, तिल, काली मिर्च और केसर, अलसी, सरसों और सब्जियां सम्मिलित थे। फसलों के पकने में अलग अलग समय लगता था। सेम जातीय फलियां जल्दी पक जाती थी, परंतु अन्य किस्म के पकने में 60 दिन लगते थे। किसान पशुओं और लुटेरों से अपनी फसल की रक्षा के उपाय करता था। कौवा और पक्षियों को डराने के लिए खेत में फूस का एक काक भगोड़ा खड़ा कर दिया जाता था। छछूंदर, टिड्डी और बाज से खतरा रहता था। खड़ी फसलों की कटाई दरांती द्वारा मजदूर करते थे, जिन्हें लावक कहा जाता था। इसके बाद उपज को गहाई के लिए खलिहान में जमा कर दिया जाता था। भूसा उड़ाने वाला एक छाछ से भूसा उड़ाकर अनाज अलग करता था। खलिहान सांझी संपत्ति होता था। भूसे से अलग किया हुआ अनाज घड़ों में भरा जाता था और कोठार में रख दिया जाता था, जिसे कोष्ठक या कुसुला कहते थे। उसका रक्षक कुंभी धान्य कहलाता था। कभी कभी अनावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाती थी और अन्य क्षेत्रों से सहायता न मिलने से तथा परिवहन की सुविधाओं के अभाव के कारण दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। बौद्ध संस्कृत साहित्यों में कई प्रकार के दुर्भिक्षों का और उस स्थिति का सामना करने के लिए शासक द्वारा किए जाने वाले उपायों का उल्लेख है। इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक जीवन तथा दशाओं के इस पक्ष के बारे में साक्ष्य केवल साहित्यिक ही है, किंतु सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति को अवास्तविक स्थिति नहीं माना जा सकता। दुर्भिक्ष 3 प्रकार के होते थे: चंचू, खेतास्थी और शलाकावृत्ति। ऐसे दुर्भिक्ष के अवसरों में लोग विभिन्न स्थानों में अनाज के लिए भटकते रहते थे। इस संकट का सामना करने के लिए राज्य को एक और तो संसाधनों को बढ़ाना और दूसरे प्रति व्यक्ति न्यायोचित वितरण का प्रबंधन करना होता था। कौटिल्य ने भी खाद्य सामग्री के न्यायोचित वितरण की बात कही है। विभिन्न सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था होने के बाद भी दुर्भिक्षों से बचाव नहीं हो पाता था। इससे स्पष्ट होता है कि जैसा कि कवि अश्वघोष ने लिखा है, कठोर परिश्रम के बाद भी कृषकों के कष्ट का अंत नहीं हो पाता था। इसका मुख्य कारण कृषक वर्ग उतने समृद्ध नहीं थे, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, अपर्याप्त सुविधाएं एवं राज्य द्वारा किसानों से भारी करों की वसूली आदि जिम्मेदार थीं। भूमि के असमान वितरण और खेतीहर को भू स्वामित्व न दिए जाने के फलस्वरूप गरीब किसानों को अपनी उपज बढ़ाने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। कृषि के क्षेत्र में दुर्बल अर्थव्यवस्था के लिए ये ही कारण उत्तरदायी होंगे। इन त्रुटियों के होते हुए भी सामान्य कालों में अन्न का उत्पादन, खासकर घरेलू उपभोग के लिए बहुत कुछ पर्याप्त ही होता था, किंतु असाधारण दशाओं में भूमि एवं कृषि की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव भी होते थे। इससे लोगों को बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।